हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से जीएस संगम के इस बेहतरीन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए जी के जीएस की प्रैक्टिस क्लास को लगातार ले रहे हैं। इसी क्रम में साथियों आज चौथी प्रैक्टिस क्लास है साथियों। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की प्रैक्टिस क्लास को हम शुरू करते हैं। साथियों पहला प्रश्न है, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की अगर स्थापना की बात करें तो यह इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत वर्ष 1861 में की गई थी साथियों। वर्ष 1861 में की गई थी इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो साथियों योजना आयोग से एक संवैधानिक निकाय नहीं है। अब वर्तमान में साथियों योजना आयोग की जगह कौन सा आयोग लग गया है? नीति आयोग कार्य कर रहा है साथियों। और नीति आयोग को सरकार का थिंक टैंक कहा जाता है साथियों। सरकार का क्या कहा जाता है? थिंक टैंक कहा जाता है। और साथियों यही अगर आपसे बात करें नीति आयोग, तो साथियों यह 1 जनवरी 2015 से कार्य कर रहा है। यह 1 जनवरी 2015 से कार्यरत है। और इसकी अगर साथियों इसके उपाध्यक्ष की बात करें साथियों, तो इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं। इसके उपाध्यक्ष कौन है साथियों? सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। और अध्यक्ष अगर नीति आयोग का साथियों आपसे पूछता है तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है। तीसरा प्रश्न है साथियों, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन संख्या डी होगा। इसका मूल, अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ठीक है ना साथियों। चौथा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? तो साथियों मार्ग कर, टोल टैक्स को भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है, बल्कि यह राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है साथियों। चौथा प्रश्न है साथियों, कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता है? पांचवा प्रश्न है साथियों, उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन मध्यकालीन शासक था? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो इल्तुतमिश होगा। चांदी के सिक्के को टंका और साथियों जो पीतल का सिक्का था, सॉरी साथियों तांबे का जो सिक्का था उसे जीतल कहा जाता था साथियों। उसे क्या कहा जाता था? जीतल कहा जाता था। यह प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वह ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है साथियों? तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में इसका क्या है? उल्लेख है। सातवां प्रश्न है साथियों, चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा वो सिकिया पोनो होगा। अगर साथियों ऑप्शन में सिकिया पोनो ना हो तो इसका ऑप्शन सी भी जाया जा सकता है, जो कि इन टू है। आठवां प्रश्न है साथियों, अकबर की इच्छानुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था? तो साथियों यहाँ अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो अब्दुल रहीम खान खाना सबसे सही है, क्योंकि अब्दुल कादिर बदायूनी जो थे इन्होंने फारसी अनुवाद करने में अब्दुल रहीम खान खाना की क्या थी सहायता की थी या सहयोग किया था। नवा प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का जो राजदूत था साथियों यह विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस 1608 में आया था और 1611 तक जहांगीर के दरबार में रहा था। लेकिन साथियों बाद में कौन आया? सर थॉमस रे बाद में आया और वह 1615 ईस्वी में आया था साथियों। यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। 10वां प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसिफ अली जुड़ी हैं? जुड़ी हैं। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ी हैं। 11वां प्रश्न है, मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? तो साथियों 1940 की अध्यक्षता की बात की जा रही है। मुस्लिम लीग के 1940 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की बात की जा रही है, तो साथियों मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी। 12वां प्रश्न है साथियों, 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पर प्रस्तावित किया गया था? तो साथियों भारत छोड़ो प्रस्ताव यह जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। अगर अध्यक्ष की बात करें, बम्बई अधिवेशन के अध्यक्ष की बात करें तो साथियों कौन था? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। 13वां प्रश्न है साथियों, आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो साथियों सर तेज बहादुर सप्रू ने की थी। टीबी सप्रू का अर्थ है तेज बहादुर सप्रू ने की थी। 14वां प्रश्न है, बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह है? तो साथियों यह जो रोग है वह है मैरास्मस। 15वां प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो इसका सही जवाब जो होगा वह होगा सुभद्र। भारत में निम्नलिखित में से कौन एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा दालें। दालों का सबसे बड़ा साथी भारत क्या है? आयात तक देश है, बाकी सभी का निर्यात भारत से
किया जाता है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सतलज। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत में है, तिब्बत के मानसरोवर से है। सतलज नदी का उद्गम स्थल तिब्बत के किस स्थान से है? तिब्बत के मानसरोवर से है। ठीक है ना। 18वां प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? तो नक्षत्र कहलाता है। इसी को आपको क्या कहा जाता है? तारा मंडल भी कह सकते हैं। 19वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में की संपूर्ण सदस्य संख्या क्या है? तो विधान परिषद की संपूर्ण संख्या कही जा रही है तो संपूर्ण संख्या 100 होगी। और यहीं विधानसभा की बात की जाएगी तो संपूर्ण संख्या 403 होगी। 20वां प्रश्न है, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल का जो सचिवालय भवन है वह राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है। 21वां प्रश्न है, दक्षिण एशिया में बुद्ध जन्मस्थल का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश है? तो बुद्ध जन्मस्थल का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश जो होगा, सर्वाधिक प्रतिशत वाले देश की बात कही जा रही है तो यह जो देश होगा वह होगा भूटान। और अगर सर्वाधिक संख्या में बड़े की बात कही जाएगी तो वह होगा श्रीलंका। 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। और यह किस नदी पर पराजित किया था? नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और इसका जो वर्णन है वो एहोल अभिलेख से मिलता है। किस अभिलेख से? एहोल अभिलेख से। एहोल अभिलेख से इसका क्या मिलता है? वर्णन मिलता है। 23 और 24 प्रश्न में साथियों कहा जा रहा है, 23वां प्रश्न है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? तो वैशाली में बिताई। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा सिकंदर लोदी। 25वां प्रश्न है, भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत था? तो साथ ही चिश्तिया संप्रदाय का जो सूफी संत था वो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती था। 26वां प्रश्न है, 26वें प्रश्न में कहा जा रहा है, तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था? तो साथियों विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर व गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ा गया था। 27वां प्रश्न है, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो सन 1764 की बक्सर की लड़ाई सर्वाधिक निर्णायक रही। 28वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो इसका जो सही जवाब होगा वह बाबू शिव प्रसाद गुप्त होगा। 29वां प्रश्न है, हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था? तो साथियों यह कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। निम्नलिखित में से कौन एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? तो नीलगिरी पहाड़ियाँ। 31वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो साथियों सुभाष चंद्र बोस का संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है। 32वां प्रश्न है, भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो कानपुर उन्नाव क्षेत्र से है साथियों, कानपुर उन्नाव क्षेत्र से है। 33वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल्की महोत्सव का संबंध है? उत्तर प्रदेश के किस जिले से कल्की महोत्सव का संबंध है? तो सही जवाब होगा संबल। 34वां प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल अफसर कौन बनी? तो इसका जो सही जवाब होगा साथियों यह होगा फातिमा वसीम। 35वां प्रश्न है, 5 जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस दिवस की थीम क्या रही? तो इस दिवस की जो थीम रही प्लास्टिक प्रदूषण को हराना, इसका थीम था। 36वां प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली भारत की पहली दृष्टिबाधित महिला 2025 में कौन बनी? तो छोरिंग अंगामो इसका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। 37वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे 5 अप्रैल 2025 को 30वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2024 प्रदान किया गया था? तो दयाराम सिंह राजपूत को। और इनकी पुस्तक जो थी यादें जो भूल ना सकी के लिए इनको मिला था। ठीक है ना साथियों। 38वां प्रश्न है, 10वां रायसीना डायलॉग 17 से 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी मुख्य विषय वस्तु क्या रही? तो इसकी जो मुख्य विषय वस्तु रही वह कालक्रम ज्ञान, शांति और पृथ्वी रही। साथियों अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए QR को स्कैन करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि UPP स्पेशल टॉपिक्स के नोट यहाँ पर आप सभी को उपलब्ध हैं।